नमस्कार दोस्तों, इडुसाला में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग जीएस पॉइंटर देखेंगे 2023 का। ये घटना चक्र का है और ये इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन बुक है। आप लोग जानते ही होंगे, आप लोग पढ़े भी होंगे। ये बिल्कुल नया है, लेटेस्ट है, अभी जस्ट 1 सप्ताह हुए हैं इसको मार्केट में आए हुए। आज तक जितने भी सिविल सर्विस का एग्ज़ाम हुआ है उसका संकलन इस बुक में है और इसमें देखिए सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं वन लाइनर के रूप में और ये सारे एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चाहे वो यूपी का एग्ज़ाम हो, बिहार का एग्ज़ाम हो, आरओ हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो मिलता रहे। देखिए आज के वीडियो में हम लोग रसायन विज्ञान देखेंगे। इससे पहले भौतिक विज्ञान देख चुके हैं और जल्द ही आपका ये कंप्लीट कर दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग रसायन विज्ञान देखेंगे। ये रहा आपका रसायन विज्ञान, ठीक है। ये सारी चैप्टर हम लोग यहाँ कंप्लीट करेंगे। रसायन विज्ञान का यहाँ तक है चैप्टर, विविध तक है, ठीक है। तो देख लीजिए ये सारे चैप्टर हम लोग को रसायन विज्ञान में देखना है। तो सबसे पहला चैप्टर है रसायन विज्ञान का परमाणु संरचना, ठीक है। तो देखेंगे इसको। परमाणु नाभिक के अव्यय होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में मूल कण होते हैं, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। आणविक संरचना के बारे में सही कथन है तो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है, ये नाभिक कहलाता है। इनमें से वह जो अणु का भाग नहीं है तो ये फोटॉन है, ठीक है। फोटॉन जो है अणु का भाग नहीं है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सभी अणु का भाग होता है। इनमें से वह बताना है जो एक ही प्रकार का परमाणु जिसमें मिलता है। तो ये प्राकृतिक तत्व जो होता है ये एक ही प्रकार का परमाणु इसमें मिलता है। तत्व में परमाणविक नाभिक की खोज किया था रदरफोर्ड ने। एटम में न्यूट्रॉन की खोज किया था चैडविक ने, ठीक है। इनमें से एक अणु परमाणु कण नहीं है, बताना है तो न्यूट्रॉन नहीं है। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक अणु परमाणु कण है। चलिए आगे देखते हैं। इनमें से बताना है कौन एक कण प्रतिकण युग्म है। तो यहाँ पे देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन ये एक कण प्रतिकण युग्म है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है और पॉजिट्रॉन पे आपका प्लस चार्ज होता है, इसीलिए ये कण प्रतिकण थे। नेक्स्ट देखते हैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, पाई मेसॉन तथा क्वार्क में मूलभूत कण है। तो क्वार्क जो होता है, क्वार्क मूलभूत कण होता है। सही सुमेलित है। देखते हैं विशिष्टता और कण। शून्य द्रव्यमान, न्यूट्रॉनों में शून्य द्रव्यमान होता है। क्वार्क में आंशिक आवेश होता है। पॉजिट्रॉन ये आंशिक प्रचक्रण से संबंधित है। अपूर्णांक प्रचक्रण से कौन संबंधित है? फोनॉन संबंधित है। अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। तो ये हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर होता है। हीलियम के नाभिक होते हैं 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन, ठीक है। अल्फा किरण, बीटा किरण और अल्फा कण तथा गामा किरण में से ऋणात्मक आवेश होता है तो बीटा कण में होता है, बीटा कण में होता है, ठीक है। इनमें से बताना है आवेश रहित कण। तो ये न्यूट्रॉन जो होते हैं आवेश रहित कण होते हैं। पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉनो, इलेक्ट्रॉन अल्फा कण में से जिस कण पर शून्य आवेश होता है ये न्यूट्रॉनो होता है। परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है तो ये अपबाऊ सिद्धांत के द्वारा नियंत्रित होता है। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है? तो अभिविन्यास से है। सही कथन है इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है तथा इनका द्रव्यमान जो होता है नगण्य होता है। परमाणु संख्या एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या होती है। समस्थानिक परमाणु ईंधन के रूप में होता है और चिकित्सा क्षेत्र में कार्बन डेटिंग आदि में उपयोगी होता है, ठीक है। तो समस्थानिक परमाणु जो होता है ईंधन के रूप में, चिकित्सा क्षेत्र में और कार्बन डेटिंग आदि के रूप में उपयोगी होता है। एक नाभिक के द्रव्यमान संख्या है न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्याओं का योग होता है। जिस तत्व के परमाणु 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या 4 होती है। एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या 18, ठीक है, और 20 है। तो इलेक्ट्रॉन जहाँ
इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 है और न्यूट्रॉनों की संख्या 20 है, तो इसकी द्रव्यमान संख्या 38 हो जाएगी, 38। नेक्स्ट देखेंगे, प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या 148 होती है। परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, ये समस्थानिक आइसोटॉप्स कहलाते हैं। समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न तथा परमाणु क्रमांक समान होता है। एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं द्रव्यमान संख्या में। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप जो होता है वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। सम न्यूट्रॉनिक है समूह है इसमें, तो ये देखिए ये सारे सम न्यूट्रॉनिक है, C6 14 7 N7 15 और O8 16, ये सारे जो हैं कार्बन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये सारे यहाँ पे सम न्यूट्रॉनिक हैं क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या बराबर है, 8 है सारे में। रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है गाइगर काउंटर से। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था बैकुरल ने किया था। अब देखेंगे रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन विलयन, ठीक है, देखेंगे इसको। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है पानी में चीनी का घुलना, जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना। संक्षारण के उदाहरण है सिल्वर पर काले रंग की परत बनना, तांबे पर हरे रंग की परत बनना तथा लोहे पर भूरे रंग की परत बनना। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है दुग्ध आस्कंदन, ठीक है, दुग्ध आस्कंदन है। नेक्स्ट देखेंगे सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन और बर्फ का गलन उदाहरण है, ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। कथन कारण देखेंगे उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतर हो जाती है, तो ये सही है, उच्चतर तापमानों पर आणविक गति और द्रुत हो जाती है, दोनों ही कथन यहाँ पे सही है। स्पष्टीकरण भी कर रहा है, जल अपघटन में ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। पास्चुरीकरण संबंधित है, ये दुग्ध के निर्जमीकरण से संबंधित है। फास्फेटेज परीक्षा विश्लेषण हेतु उपयोग किया जाता है दूध के। सही सुमेलित है, तो अलौनिक समुद्री जल का अलौनीकरण से संबंधित है। पेयजल प्रतिलोम परासरण से संबंधित है। प्रोटीन जो है विकृतीकरण से संबंधित है। सम्मिलित ये नहीं है, चाय का पास्चुरीकरण थोड़ी होता है। सही कथन देखेंगे किसी जल में विलयों के योग से इसका जल विभव बढ़ जाता है, ये सही कथन नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक जो होता है ये बढ़ जाता है, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर उबलता है क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। एक गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है, तो ये सही है यहाँ पे, ठीक है। कथन कारण देखेंगे नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान प्राप्त होता है, तो ये सही है, केवल ए सही है। अब सही कथन देखेंगे शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है। जल में जब मिथाइल एल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। वह कोलाइडी तंत्र जो कोहरे में अभिव्यक्त होता है ये गैस में द्रव को कहते हैं। 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार करने पर द्रव्यमान घनत्व सांद्रता और आयतन में से वह भौतिक राशि जो नहीं बदलेगा, तो आयतन नहीं बदलेगा, ठीक है, द्रव्यमान घनत्व सांद्रता ये सभी बदल जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे परासरण के प्रकरण में विलायक सांद्र घोल से तनु घोल की ओर जाता है। देखिए ये दोनों ही कथन यहाँ पे सही है, इसको छोड़ दीजिए। पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया के द्वारा जाता है उसे परासरण कहते हैं। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में,
ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की जो प्रक्रिया है इसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इनमें से कपूर, नैप्थलीन अथवा शुष्क बर्फ के नमूने को हवा में खुला छोड़ने पर कुछ समय बाद ये गायब हो जाता है। इस परिघटना को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। रेत और नैप्थलीन के मिश्रण को अलग किया जा सकता है तो ये ऊर्ध्वपातन से अलग किया जाता है, सब्लिमेशन कहते हैं इसको। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। अब उपचयनांक है ये और ये तत्व है, ठीक है। तो CaO में Ca का उपचयनांक 2 होता है, NaLH4 में Al का 3 होता है, MnO2 में Mn का 4 होता है और H2SO4 में 6 होता है S का, ठीक है, S का। अब नेक्स्ट चैप्टर है अकार्बनिक रसायन। यूनेस्को ने 1869 ईस्वी में प्रकाशित आवर्त सारणी के 150 पूरा होने पर 150 वर्ष पूरा हो गया था, तो 2019 को रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया था। इसमें देखिए कथन गलत है, कारण सही है इसका। किसी एक वर्ग में परमाणुवीय त्रिज्या समानतः ऊपर से नीचे बढ़ती हैं, तो केवल R यहाँ पे सही है। अब देखेंगे कि रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के बारे में उपयुक्त कथनों में से सही कथन देखना है। तो केवल तत्वों के किसी एक वर्ग में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है, केवल यहाँ पे 2 ही सही है। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का समान गुणधर्म है, तो बेसिक और एसिडिक अर्थात उभयधर्मी होता है। भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व होता है ऑक्सीजन। भूपर्पटी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो ये ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध तत्व कौन सा है, तो ये सिलिकॉन है। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन फिर सिलिकॉन। विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। पृथ्वी पर वर्ष 2014 तक 118 तत्वों की खोज हो गई थी, पहचान, ठीक है। रेत, हीरा, संगमरमर तथा शक्कर में से मूल तत्व हीरा है। हीरे की खनिजीय बनावट कार्बन है। इनमें से वो जो तत्व नहीं है, तो गैस जो है तत्व नहीं होता है, अधिकतर गैसें यौगिक होती हैं, ठीक है। धातु, खनिज, अयस्क और उनके गुणधर्म और उपयोग देखेंगे। तो ये देखिए इनमें से वह इलेक्ट्रॉनिक संरूपण जो धातु तत्व के लिए है, तो इसमें धातु तत्व के लिए जो है 2882, आप लोगों ने 9th-10th क्लास में पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इनमें से सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम है, ठीक है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम है। चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत निकेल, पारा, लोहा, प्लैटिनम में से जिसके द्वारा प्रदर्शित होता है ये प्लैटिनम होता है, ठीक है, प्लैटिनम। आगे देखेंगे इनमें से सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु का युग्म, तो लिथियम सबसे हल्की धातु है और जो ऑस्मियम है सबसे भारी धातु है। सर्वाधिक कठोर तत्व हीरा होता है। इनमें से कठोरतम धातु कौन सा है, तो टंगस्टन जो है कठोरतम धातु है। पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। चलो आगे देखेंगे इनमें से वह पदार्थ जो बहुत कठोर और बहुत तन्य होता है, तो ये नाइक्रोम है। सबसे भारी प्राकृतिक रूप से प्राप्त तत्व है यूरेनियम। इनमें से सबसे भारी धातु है यूरेनियम है। इनमें से सबसे भारी धातु कौन सा है, प्लैटिनम है, ठीक है। सर्वाधिक घनत्व वाली धातु प्लैटिनम है। खनिज है, अकार्बनिक ठोस होता है। मोती की रासायनिक संरचना कैल्शियम कार्बोनेट होती है। मोती के मुख्य अवयव जो होते हैं एरागोनाइट और कांचियोलिन होते हैं। माणिक्य तथा नीलम रासायनिक रूप से जाने जाते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में जाने जाते हैं। नीलम का रासायनिक सूत्र है Al2O3। इनमें से वह तत्व जिसे मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है, तो ये सोडियम है। सोडियम धातु का संचयन केरोसिन तेल में होता है, बिल्कुल सही है, केवल ए ही सही है। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं, तो इन लैंपों में उपयोग करते हैं तो ये सोडियम का। सोडियम वाष्प लैंप जो होता है प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि इनका प्रकाश एक वर्णी है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक समानतः प्रयोग होने वाली वस्तु है पारावाष्प तथा
आर्गन। उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में सही कथन है उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती हैं। इनमें से स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, तो सोना जो है स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। सोने को घेला जाता है अम्ल राज में। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। मुलायम खनिज टास्क सोप स्टोन मुख्यतः मैग्नीशियम सिलिकेट का बना होता है। उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में सही कथन बताना है। उस उत्कृष्ट धातुएं जो है प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती हैं। चूना पत्थर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है। इनमें से वह जिसमें कैल्शियम विद्यमान है जिप्सम में। सीमेंट के मुख्य घटक चूना पत्थर एवं सिलिका मिट्टी होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप है कैल्शियम सल्फेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4 12H2O। इनमें से बताना है डॉक्टर कलाकार तथा मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं, जिसका लोकप्रिय नाम क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस बना होता है जिप्सम का बना होता है। मोनाजाइट अयस्क है थोरियम का। माइका जो होता है उष्मा का चालक और विद्युत का कुचालक होता है। इनमें से वह उद्योग जिसमें अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है तो ये वैद्युत है। इन द्रवों में से वह जो उष्मा का अच्छा चालक होता है ये पारा है। जल, पारा, बेंजीन तथा चमड़ा में से उष्मा का सर्वाधिक चालक कौन होता है तो ये पारा होता है। इनमें से उष्मा का सबसे अधिक कुचालक ये पारा होता है। नेक्स्ट देखेंगे सीसा, पारा, निकेल, टीन धातुओं में से सामान्य ताप पर होता द्रव है ये पारा है। पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है उच्च संचालन शक्ति। ठीक है, इनमें से वह जो जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता तो ये लेड है। तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है, तो तांबे के ऊपर से जब भाप गुजरती है तो कोई प्रक्रिया नहीं होती है। लोहा प्राप्त होता है हेमेटाइट से। इनमें से वह अयस्क जो बैलाडीला छत्तीसगढ़ में खनन होता है तो ये हेमेटाइट का खनन होता है। अब धातु और उसके गुणधर्म देखेंगे। सोडियम जो है चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। पारा कमरे के ताप पर द्रव होता है। चांदी विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। सीसा जो होता है लेड जो है उष्मा का कुचालक होता है। सुमेलित है देखेंगे तो उष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम चालक चांदी होता है। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु एल्युमिनियम है। सबसे अधिक लचीली तथा पीट कर बढ़ाए जाने योग्य धातु स्वर्ण होता है। उष्मा का न्यूनतम संचालक पारा एवं सीसा होता है। इनमें से विद्युत चालकता सर्वाधिक है चांदी की। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क बॉक्साइड होता है। एल्युमिनियम बनाने के लिए प्रयोग होने वाला खनिज बॉक्साइड है। इनमें से वह धातु जिसे प्राप्त करने हेतु बॉक्साइड अयस्क है तो ये एल्युमिनियम है। ठीक है, इनमें से वह उद्योग जो बॉक्साइड का को मुख्य कच्चा माल के रूप में प्रयोग होता है तो ये एल्युमिनियम उद्योग है। इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है खनिज है, ये टाइटेनियम का खनिज है। ठीक है, इल्मेनाइट जो है टाइटेनियम का खनिज है। सही कथन है कैल्शियम कार्बोनेट तंत पेस्ट का एक अवयव होता है। सुमेलित है पेट्रोलियम ये भंजन से संबंधित है। ताम्र जो है प्रगलन से और खाद्य वसा का हाइड्रोजनीकरण किया जाता है। रबर का वल्कनीकरण किया जाता है। एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइड है। कॉपर का क्यूपराइट है। पारा का सिनेबार है। जिंक का कैलामाइन है। आयरन का हेमेटाइट है। हीरा क्या है कार्बन का अपरूप है तो हीरा। संगमरमर कैल्शियम से संबंधित है। बालू जो रेत होता है सिलिकॉन होता है। मानिक रूबी जो है एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। इनमें से जल से हल्का होता है सोडियम जो है ये जल से हल्का होता है सोडियम। ठीक है, इस्पात, पारा तथा सोना को उसके घनत्व के अनुसार अवरोही क्रम में लगाना। अवरोही है। ठीक है, तो सही अनुक्रम क्या हो जाएगा सोना सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद पारा, फिर इस्पात का घनत्व। सबसे ज़्यादा घनत्व सोने का है। इनमें से वह सबसे उच्च गलनांक जिसका है तो बोरॉन का सबसे उच्च गलनांक होता है। इनमें से बोरॉन, लोहा, सिलिकॉन, एल्युमिनियम में से जिस धातु कण प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है ये प्रगलन है। मिश्र धातु देखेंगे स्टील, पीतल, ब्रांज, तांबा में मिश्र धातु है ये तांबा है। ठीक है, कथन कारण देखेंगे जस्तेदार लोहे में
जल्दी जंग नहीं लगता है, ये सही है। यसद में उपचयन क्षमता है, तो ये दोनों कथन सही है। और व्याख्या भी कर रहा है, जस्तेदार लोहे की चादर ये जंग से बची रहती हैं क्योंकि इनमें विद्यमान होती है यसद की परत विद्यमान होती हैं। गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप होता है, तो ये जस्ते का। लौह धातु के क्षयकरण में आवश्यक है ऑक्सीजन तथा नमी। एल्युमिनियम पृष्ठ प्राय एनोडीकृत होते हैं, इसका अर्थ क्या है, उस पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का निक्षेपण होना इसका अर्थ है। वह धातु जिससे बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जों के काम में लाया जाता है, तो ये एल्युमिनियम है। पारद धातु मिश्रण है, पारद युक्त मिश्र धातु होती है। जस्ता तांबा मैग्नीशियम तथा लोहा धातुओं में से अमलगम नहीं होता, लोहा अमलगम नहीं होता है। ठीक है, जस्ता तांबा इन मिश्र धातुओं में से अमलगम कहते हैं, तो पारा जस्ता को अमलगम कहा जाता है, पारा जस्ता को। टांका क्या है, मिश्र धातु है, टीन तथा शीशे, टीन प्लस शीशे का मिश्र धातु होता है टांका। कांसा, कांसा मिश्रित धातु तांबा और टीन का। चलिए अब सुमेलित करते हैं। जर्मन सिल्वर निकेल से संबंधित है। सोल्डर टीन से संबंधित है। ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन होता है। हाइपो जो है सोडियम, ठीक है, हाइपो में सोडियम होता है। उसी तरह जर्मन सिल्वर में निकेल होता है, सोल्डर में टीन होता है। जर्मन सिल्वर में चांदी का परसेंट 0% होता है। इनमें से वह तत्व जो जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है तो एल्युमिनियम है। तो यानी कि जर्मन सिल्वर में क्या क्या, तांबा, एल्युमिनियम नहीं, एल्युमिनियम नहीं है, तांबा जस्ता निकेल होता है। ठीक है, तांबा जस्ता निकेल होता है। तांबे की मिश्र धातुओं का जोड़ा है तो पीतल एवं कांसा है। इनमें से तांबे की मात्रा अधिकतम होती है, कांसा में होती है। ठीक है, इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान है, तो तांबा जो है इन सभी में होता है। तांबा जो है पीतल, कांस्य तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में होता है। पीतल मिश्र धातु है तांबा एवं जस्ता का। ठीक है, अब आगे देखेंगे, इसमें सही कथन देखना है। तो पीतल जो है तांबा तथा जस्ता का मिश्र धातु है, ये सही है यहाँ। और तीसरा है पारदित सम्मिश्रण वे पदार्थ है जिनमें पारा अनिवार्यतः सम्मिलित होता है, तो 1 और 3 यहाँ पे सही है। पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण। ताम्र संदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तनों पर समांतर परत चढ़ाई जाती है, रांगे और टीन की। मिश्र धातु में जिस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात अचुंबकीय हो जाता है वह निकेल है। ठीक है, निकेल। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है कार्बन की मात्रा। इस्पात स्लैग आधार सामग्री हो सकता है, आधार सड़क के निर्माण में, कृषि मृदा के सुधार तथा सीमेंट के उत्पादन के लिए हो सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, वह तत्व जो लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनता है, जो उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है तथा जिसमें उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है, तो ये क्रोमियम है। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली धातु है, ये क्रोमियम है। स्टील से स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ तत्वों को मिलाकर उसे और अधिक संशोधित किया जाता है। कार्बन, सिलिकॉन, मैग्नीज और निकेल में से वह तत्व जो उस कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं होता है, तो ये सिलिकॉन है। ठीक है, सिलिकॉन नहीं होता है, कार्बन, मैग्नीज और निकेल होता है। धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज, कार्बन की। स्टेनलेस स्टील में लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज एवं कार्बन होता है। इनमें से वह जो स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में मिलाया जाता है, तो क्रोमियम और निकेल किस में मिलाया जाता है, लोहे में। स्टील में होता है लगभग 0.1 से 2% कार्बन होता है। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है। कथन और कारक देखेंगे तो साधारणतः यह देखा गया है कि लोहे की वस्तुएं जब वायुमंडल में अनाश्रित होती हैं तो वे भूरे पाउडर की परत से आच्छादित हो जाती हैं, जिसको कहा जाता है जंग। ठीक है, ये सही है। अब देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर है अधातु। तो सबसे पहले इसमें कार्बन और उसके विभिन्न रूप देखेंगे।
इनमें से सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है तो कार्बन जो है सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है। हीरा, ग्रेफाइट तथा कोयला में से कार्बन है तो सभी में कार्बन है, हीरा में, ग्रेफाइट में, कोयला में। ग्रेफाइट और हीरे के बारे में सही कथन है तो वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं, ये सही कथन है। ठीक है, इनमें से केवल कार्बन से बना हुआ है, कार्बन से बना होता है ग्रेफीन। ग्रेफीन जो होता है कार्बन, ग्रेफीन होता है कार्बन का नैनो प्रतिरूप। हीरा, ग्रेफाइट, ऑक्सो कार्बन, फ्लोरीन्स में कार्बन का अपरूप नहीं है तो ऑक्सो कार्बन्स नहीं है। हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरेंस ये है। पेंसिल का लेड है ग्रेफाइट। क्यूप्राइट, ग्रेफाइट, हेमेटाइट, क्रायोलाइट में स्नेहक ल्यूब्रिकेंट के रूप में क्या लगाते हैं, इसको ग्रेफाइट को लगाते, ठीक है, ग्रेफाइट यूज करते हैं। ऊष्मागतिकी रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप है ग्रेफाइट। कार्बन के तीसरे अपरूपी की खोज 3 वैज्ञानिकों की टीम ने किया था जिन्हें रसायन शास्त्र के नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। इसमें कौन कौन है, रॉबर्ट एफ कर्ल, सर हेराल्ड डब्ल्यू क्रोटो तथा रिचर्ड ई स्मॉल है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे बकमिंस्टर फुलरिन है तो कार्बन यौगिक का एक रूप जिसमें 60 कार्बन परमाणुओं का गुच्छ होता है जो परस्पर पंचभुज या खष्टभुज से बने बहुफलकीय संरचना से जुड़े होते हैं। सही सुमेलित देखेंगे सूखी बर्फ जो होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। 7 कीटनाशक होता है। टेफ्लॉन फ्लोरीन युक्त बहुलक होता है। फुलेरिन जो होता है ये कार्बन का एक अपरूप है। हीरा, ग्रेफाइट, कोयला तथा बालू में कार्बन नहीं है तो बालू में कार्बन नहीं होता। हीरा, ग्रेफाइट और कोयला में तो बिल्कुल होता है। लिग्नाइट, टीन, चांदी, लोहा में से कार्बन मिलता है, लिग्नाइट में मिलता है। कोयले के बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट, पिट, एंथ्रासाइट प्रकारों में से वह एक जिसमें शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है तो ये एंथ्रासाइट होता है। एंथ्रासाइट इनमें से कार्बन की मात्रा अधिकतम होती तो ढलवा लोहा जो होता है इसमें कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है। हीरा, क्वार्ट्ज, गंधक तथा ग्रेफाइट में से रवा क्रिस्टल नहीं है तो गंधक में नहीं है। कांच पर उत्कीर्ण किया गया या खरोचा जा सकता है तो हीरा से और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल और हीरा से। हीरे की बिक्री में भार की इकाई कैरेट होती है तो 1 कैरेट बराबर होता है 200 मिलीग्राम के बराबर होता है। ग्रेफीन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है और यहाँ पे देखना है तो सही कथन, तो वह एक द्विआयामीय पदार्थ है, इसका विद्युत चालकता उत्तम होता है। ठीक है, और वह अब तक जांचे गए सबसे किंतु सबसे शक्तिशाली पदार्थों में से है। यहाँ 1, 2, 4 सही है तो उसका टच स्क्रीन LCD और कार्बनिक LED के लिए चालक इलेक्ट्रोड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है जर्मन सिल्वर, पीतल, स्टील और ग्रेफीन में सबसे मजबूत होता है ग्रेफीन होता है। निम्न कथनों पर विचार करना है। कैल्शियम सल्फेट, सत्य कथन देखना है तो कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति जल को कठोर बना देती है एवं वह योग्य नहीं रहता। हीरा, तांबा व लोहे से कठोर है तो यहाँ पे 1 और 2 ही सही था। नेक्स्ट है इनमें से भारी मशीनों के लिए उपयोग है तो ये ग्रेफाइट जो है स्नेहक के काम आता है। भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक है ग्रेफाइट। शुष्क बर्फ कहते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, सल्फर, सिलीनियम, ब्रोमीन, फास्फोरस अधातुओं में से वह जो विद्युत का मंद चालक नहीं है तो सिलीनियम जो है मंद चालक नहीं है। ठीक है, सल्फर, ब्रोमीन, फास्फोरस ये सभी हैं। हाइड्रोजन और उसके यौगिक देखेंगे तो इनमें से वह तत्व जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है तो हाइड्रोजन में देखिए न्यूट्रॉन नहीं होता है और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तांबा में होता है। एक तत्व X के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक बनेंगे XH4 बनेंगे। भार के अनुसार H2O पानी का जो हाइड्रोजन की प्रतिशत है तो ये 11.11%, ठीक है, 11.11% होगा। भार के अनुसार पानी में हाइड्रोजन की परसेंट देख रहे हैं, हाइड्रोजन की परसेंटेज बताना है।
हाइड्रोजन गैस का 1 मोल ऑक्सीजन अधिक में जलकर 290 किलोग्राम ऊष्मा देता है। उन्हीं परिस्थितियों में 4 ग्राम हाइड्रोजन जो है गैस जलने पर कितना होगा, 580 किलोग्राम ऊष्मा उत्पन्न करेगा। नेक्स्ट है हाइड्रोजन को जलाने से बनेगा पानी, मिट्टी का तेल, हाइड्रोजन, कोयला, डीजल ईंधनों में से न्यूनतम वायु प्रदूषण कहलाता है। तो हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन जो होता है ये न्यूनतम वायु प्रदूषण कहलाता है। भारी जल एक प्रकार का शीतलक एवं मंदक है। भारी जल का रासायनिक फार्मूला जो होता है D2O होता है। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। तो साधारण पानी एवं भारी पानी, ठीक है। तो न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयोग होता है, साधारण पानी एवं भारी पानी। गुरु जल क्या है, ऑक्सीजन प्लस हैवी हाइड्रोजन को गुरु जल कहा जाता है। भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। हैवी वाटर में हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है। भारी पानी की खोज H.C. उरे ने किया था। भारी पानी का अनुभार होता है 20। जल गैस है CO प्लस H2 को जल गैस कहा जाता है, ठीक है। कठोर जल उपयुक्त नहीं है, तो इनमें से सत्य कथन है, ना ही तो पीने के लिए है, साबुन से कपड़े धोने के लिए भी नहीं है, बॉयलर्स में उपयोग के लिए भी नहीं है, और फसल की सिंचाई, इन सब किसी के लिए नहीं है कठोर जल का उपयोग। सारे ही सही थे। पानी की अस्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फेट्स। जल के pH मान होते हैं लगभग 7। पानी का शुद्धतम रूप वर्षा का पानी होता है। पानी का शुद्धतम रूप वह विलयन जिसके pH का मान 7 से अधिक होता है क्षारीय विलयन कहलाता है। पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि उसका द्विध्रुव जो है आघूर्ण अधिक है। जल किसी अन्य द्रव की अपेक्षा अधिक पदार्थों को घोल सकता है क्योंकि इसकी प्रकृति द्विध्रुवीय है। अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है निर्लवणीकरण के द्वारा, ठीक है। हीलियम, क्लोरीन, फ्लोरीन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस में से पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग लाया जाता है, तो ये क्लोरीन है। समुद्री जल को शुद्ध जल में बदला जा सकता है उत्क्रम परापसरण प्रक्रिया के द्वारा। खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया उत्क्रम परासरण कहलाता है। फिटकरी गंदले पानी को स्वच्छ करती है स्कंदन प्रक्रिया के द्वारा। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होता है हाइड्रोजन। वनस्पति के तेलों के हाइड्रोजनीकरण में उपयोग होता है निकेल उत्प्रेरक का यूज होता है। सल्फर, नाइट्रोजन, हैलोजन और अक्रिय गैसों के बारे में देखेंगे। इनमें से नोबेल गैस कहलाती, हीलियम को नोबेल गैस कहा जाता है। हीलियम को नोबेल गैस कहा जाता है। इनमें से वह तत्व जो नोबेल गैस नहीं है, तो आपका ये हो जाएगा एक्टिनियम जो है जो नोबेल गैस नहीं है। ऑर्गन है, क्रिप्टन है और रेडॉन है, ठीक है। हीलियम भी है, तो हीलियम हो गया, ऑर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया और रेडॉन हो गया। अब आगे देखेंगे ऑर्गन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन में से वह गैस जिसकी प्रतिशत मात्रा वायुमंडल में सबसे कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे कम है। वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन लगभग होता है 78 से 79%। N2O2 कार्बन तथा H2 में गैसीय चक्र नहीं है, तो H2 गैसीय चक्र नहीं है, ठीक है। N2 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन है। गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ हीलियम को मिश्रित किया जाता है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार होता है अष्टफलकीय, ठीक है। इनमें से जल में आसानी से घुलनशील है, तो ये अमोनिया जो होता है जल में आसानी से घुलनशील होता है। इसे हंसी पैदा करने वाली गैस के रूप में जाना जाता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड को जाना जाता है। हास्य गैस लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होता है नाइट्रस ऑक्साइड। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस है नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। इनमें से वह जिसे स्ट्रेंजस गैस भी कहा जाता है, जेनॉन को कहा जाता है, ठीक है। तो जेनॉन को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। इनमें से बताना है सत्य कथन। तो बोर्डो मिक्सचर कॉपर सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जल में मिश्रण है जिसे
और इसे फफूंदनाशी के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है। बोरिक अम्ल औषधि उद्योग तथा खाद्य परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त होता है। शुष्क बर्फ जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। नाइट्रोजन मुक्ति से होता है। स्थल मंडलीय एवं वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित होता है। वायुयान के टायरों में भरने में प्रयोग किया जाता है नाइट्रोजन गैस का। इनमें से वह तत्व जिसकी कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे कीटों को पकड़ते और उनका भक्षण करते हैं। तो ये कौन सा है? नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन को कमी पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी होती है नाइट्रोजन की। जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है नीला हरा शैवाल। समांतर गुब्बारे में भरी जाती है हीलियम गैस भरी जाती है। वायु भरे गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। ठीक है, हीलियम जो है वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। इनमें से वह बताना है समान ताप पर ठोस अवस्था में जो रहता है तो ये आयोडीन है। ठीक है, समान ताप पर ये ठोस अवस्था में रहता है। क्लोरीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन नहीं रहता है। नेक्स्ट देखेंगे, इनमें से ऑप्टिकली सक्रिय नहीं है तो ग्लाइसिन जो है ऑप्टिकली सक्रिय नहीं है। एलानिन, सेरीन ये है। हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है फ्लोरीन है। ठीक है, फ्लोरीन हैलोजन में सबसे अभिक्रियाशील फ्लोरीन होता है। ब्रोमीन होती है लाल द्रव, वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी के रूप में किया जाता है ब्रोमीन है ये। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन तथा आयोडीन में से वह तत्व जो द्रव के रूप में पाया जाता है तो ये ब्रोमीन है। ट्यूबलाइट में निम्न दाब भरी जाती है तो नियोन की या आर्गन और पारद वाष्प की भरी जाती है। ट्यूबलाइट में भरी जाती है कम दाब पर नियोन या आर्गन गैस एवं कम दाब पर पारे की वाष्प। अब आगे देखेंगे, अम्ल, क्षार तथा लवण एंटासिड होते हैं, भस्म होते हैं। स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वा रजिया बनाया जाता है नाइट्रिक अम्ल प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाकर। पीएच एक मूल्यांक दर्शाता है तो ये किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक दर्शाता है। एक घोल का पीएच 3 से 6 तक बदलता है। इसमें H आयन की सांद्रता 1000 गुना कम हो जाएगी। उदासीन विलयन तथा आसुत जल का पीएच मान 7 होता है। अम्लीय विलयन का संभव पीएच मान 7 से कम है। एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। रसायन उद्योग में वह तेजाब जो मूल रासायनिक माना जाता है तो H2SO4। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का जल अपघटन होता है। आयोडीकृत लवण में रहता है पोटेशियम आयोडाइड रहता है। इनमें से लुईस अम्ल नहीं है तो NH3 जो है लुईस अम्ल नहीं है। कथन कारण देखेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है न कि अम्ल में पानी। तो ये सही है, पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है। दोनों ही सही है, व्याख्या भी कर रहा है। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर अम्लीय प्रकृति का होता है। चूने का पानी दूधिया हो जाता है तो ये CO2 के द्वारा। वह अम्ल जिसमें ऑक्सीजन नहीं है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। केरोसिन, कांच, मिट्टी तथा सीमेंट में से ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है तो केरोसिन में अनुपस्थित रहता है क्या? ऑक्सीजन। नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? कॉपर सल्फेट है। पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कॉपर सल्फेट का ये रसायन है, इसका इस्तेमाल करते हैं। एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस जो है हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद धूम भी देती है। यह अज्ञात गैस है, ये अमोनिया है। सही सुमेलित है वाशिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट को वाशिंग सोडा कहते हैं। कास्टिक सोडा जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। नीला थोथा कॉपर सल्फेट को कहते हैं। हाइपो जो है सोडियम थायोसल्फेट को कहते हैं। एप्सम साल्ट मैग्नीशियम सल्फेट को कहा जाता है। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट को कहा जाता है। ब्लीचिंग पाउडर में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका होता है। वॉशिंग पाउडर सोडियम कार्बोनेट होता है।
प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। बेकिंग सोडा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। इनमें से निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन देखना है। अग्निशामकों में पाक सोडा बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं। विरंजक चूर्ण का उत्पादन हेसन क्लेवर संयंत्र में होता है। 2 और 3 यहाँ पे सही है। नेक्स्ट देखेंगे, इनमें से वह लवण जो सागर में सर्वाधिक पाया जाता है, ये सोडियम क्लोराइड है। खाने का नमक बनता है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। NaCl की मौजूदगी में पेरिस प्लास्टर के इसमें देखिए सत्य कथन देखना है तो NaCl के मौजूदगी में पेरिस प्लास्टर के स्थानापन्न दर में वृद्धि होती है, ये सही है। सीमेंट में जिप्सम का योग उसके स्थापन दर को मंद करने के लिए किया जाता है। सभी क्षारीय मृदा जो होती है धातु जल योजित लवण उत्पन्न करते हैं, तो ये तीनों सही था ABC। विरंजक चूर्ण के बारे में बताना है सत्य कथन, तो ये हल्के पीले रंग का चूर्ण है, ऑक्सीकारक होता है। तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित होता है। ब्लीचिंग पाउडर में होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। जब इनो लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, इसका कारण है CO2 गैस। फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में सोडियम थायोसल्फेट उपचायक की भांति उपयोग होता है। नेक्स्ट है क्रोम रेड सोडियम थायोसल्फेट हाइड्रोजन परऑक्साइड तथा कैलोमेल पदार्थों में से वह पदार्थ जो फोटोग्राफी में तथा एक एंटीक्लोर के रूप में प्रयुक्त होता है, तो ये सोडियम थायोसल्फेट है। फोटोग्राफी में स्थायीकरण हेतु प्रयुक्त होने वाले हाइपोबिलियन जलीय विलयन होता है, ये सोडियम थायोसल्फेट का होता है। नेक्स्ट देखेंगे, सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में करते हैं। सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कृत्रिम वर्षा में करते हैं। लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया का उपचार इससे किया जाता है। दूधिया मैग्नीशिया प्रति अम्ल होता है। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है सिल्वर ब्रोमाइड होता है। फोटोग्राफी की प्लेट पर चढ़ाई जाती है, सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ाई जाती है। इनमें से सही कथन देखना है तो आयनी यौगिक एल्कोहल में अविलय होता है, यही केवल सही है। इनमें से सबसे अधिक श्यान है शहद जो होता है, पानी एल्कोहल और गैसोलीन से ज़्यादा श्यान होता है। अब देखेंगे कार्बनिक रसायन में हाइड्रोकार्बन देखेंगे। अनुकारित आदिम भूमि परिस्थितियों में प्रादुर्भाव का सही क्रम बताना है, तो मीथेन है, फिर हाइड्रोजन सल्फाइड है और फिर नाइट्राइल है। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व कार्बन है। सभी जैव यौगिक में सर्वाधिक आवश्यक मूल जो होता है तत्व ये कार्बन होता है, ठीक है। इनमें से तत्व समूहों में से वह जो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी हैं, तो कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है, ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है जो पृथ्वी पर जीवन के लिए उत्तरदायी हैं। हाइड्रोकार्बनों के अनुभारों के बढ़ते क्रम में लगाना है, तो मीथेन है, फिर इथेन, फिर प्रोपेन, फिर ब्यूटेन है। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं, ये एल्कीन कहलाता है। प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया जाता है, मस्टर्ड गैस का प्रयोग करते हैं। मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है रासायनिक युद्ध में। विषाक्त मस्टर्ड गैस होती है द्रव रूप में। ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन, रेडॉन में से वह गैस जो सिगरेट लाइटर में प्रयुक्त होती है, तो ये ब्यूटेन है, ठीक है, ब्यूटेन प्रयोग होती है। भोपाल गैस त्रासदी हुई थी मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव के कारण। छपाई में प्रयोग होने वाली स्याही होती है मीथेन अपघटन से प्राप्त होती है। मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है, ये धान का खेत मीथेन गैस उत्पादन करता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी हृदय विकार से संबंधित है। DDT कीटनाशक होता है, निकोटीन तंबाकू में पाया जाता है। फल पकाने में सहायता करता है इथेफॉन। फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है कैल्शियम कार्बाइड। हर एक फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह उत्पन्न करता है एसिटिलीन उत्पन्न करता है, फलों के पकने में बढ़ावा देता है, एथिलीन देता है।
वह गैस मिश्रण जो गैस वेल्डिंग के लिए उपयुक्त होता है, तो ये ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन है। एसिटिलीन के बारे में बताना है और सही कथन इसमें देखना है। तो इसका उपयोग जो होता है वेल्डन उद्योग में इसका उपयोग होता है और ये प्लास्टिक का निर्माण करने में उपयुक्त एक कच्चा माल है। 2 कथन 1 और 2 सही था। सुमेलित है देखेंगे, फ्लोरीन जो होता है कार्बन परिवार का अपरूप है। इसका परमाणु क्रमांक C60 होता है। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। केरोटीन जो होता है मानव त्वचा की बाहरी परत में पाया जाने वाला प्रोटीन है। मस्टर्ड गैस जो होता है ये रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला विषैला द्रव है। टेफ्लॉन जो है फ्लोरीन युक्त बहुलक होता है टेफ्लॉन। ठीक है, इनमें से ब्लैक गोल्ड, फ्लोरीन, ग्रेफीन, केवलार का उनके पहली बार प्रयोगशाला में संश्लेषण के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले केवलार 1964 में, फिर फ्लोरीन 1985 में, फिर ग्रेफीन 2004 में, ब्लैक गोल्ड जो है 2019 में। सही सुमेलित है। पायरीन का उपयोग अग्निशामक के रूप में करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग अम्ल वर्षा में करते हैं। फ्रेओन जो है प्रशीतक के कार्य में आता है। CO समूह का आबंध क्रम है, बॉन्ड ऑर्डर है 3। बेंजीन के लिए सत्य है, इसमें 12 सिग्मा एवं 3 पाई बंध होते हैं। अब देखेंगे एल्कोहल। एल्कोहल देखेंगे तो एथिल एल्कोहल को पीने के अयोग्य बनाया जाता है मेथेनॉल एवं पिराडिन को मिलाकर उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आती होता है। ये हानिकारक पदार्थ है, तो मेथिल अल्कोहल होता है। जो हानिकारक पदार्थ है ये मेथिल अल्कोहल। वुड स्प्रिट भी कहा जाता है मेथिल अल्कोहल को, मेथेनॉल को। शक्कर के किण्वन से बनता है इथाइल अल्कोहल या एथिल अल्कोहल कह लीजिए। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में जिस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है ये जाइमेज है। सीरा अति उत्तम कच्चा माल है अल्कोहल के उत्पादन के लिए। जौ के अंकुरित बीजों के किण्वन से बनी शराब को कहा जाता है बियर। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। बहुलक के बारे में देखेंगे, इनमें से वह जिसका प्राकृतिक रबड़ बहुलक है तो आइसोप्रीन है। ठीक है, आइसोप्रीन है। इनमें से वो जो प्राकृतिक बहुलक नहीं है तो नायलॉन जो है प्राकृतिक बहुलक नहीं है। ऊन, रेशम, चमड़ा ये सभी हैं। नेक्स्ट देखेंगे रेयॉन, लिनॉन, जूट तथा नायलॉन में से वह जो गैर सेलुलोज रेशे का उदाहरण है तो ये नायलॉन है। बेकेलाइट, रेशम, केवलार, लेक्सान में से वह जो प्राकृतिक बहुलक है। देखिए रेशम जो है प्राकृतिक बहुलक है। इनमें से प्राकृतिक रेशम का घटक है तो ये नाइट्रोजन है। इनमें से वह बहुलक जो थर्मोप्लास्टिक नहीं है, नियोप्रीन जो थर्मोप्लास्टिक नहीं है। टेफ्लॉन, नियोप्रीन और टेफ्लॉन, पॉलीस्टीरीन और पॉलीथीन ये थर्मोप्लास्टिक है। नेक्स्ट है घी, स्टार्च, प्रोटीन, रुई। कपास में से बहुलक कौन नहीं है तो ये घी जो है बहुलक नहीं होता है, बाकी स्टार्च, प्रोटीन, रुई ये होता है। पॉलीथीन बनाने में जिस गैस का उपयोग करते हैं एथिलीन है। पॉलीथीन के संश्लेषण में उपयोग होता है एथिलीन का। प्लास्टिक से उत्पन्न होती है पॉलीएथिलीन गैस। पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट के बारे में बताना है जिसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत व्यापक उपयोग है। इसके बारे में सही कथन है कि इसके तंतुओं को ऊन और कपास के तंतुओं के साथ उनके गुण धर्मों को प्रबलित करने हेतु सम्मिलित किया जाता है और इससे बनी बोतलों का पुनः चक्रण रिसाइकलिंग कर उनसे अन्य उत्पाद बनाए जा सकते हैं। ठीक है, बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग करते हैं पॉलीएमाइड का उपयोग करते हैं। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने में व्यापक रूप से प्रयुक्त होने वाला बहुलक पॉलीएमाइड है। इनमें से वह बहुलक जो बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग करते हैं पॉलीकार्बोनेट का उपयोग खिड़की बनाने में करते हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में प्रयुक्त बहुलक पदार्थ है केवलार। इनमें से बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के उपयोग किया जाता है तो लैमिनेटेड पटलित कांच का उपयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में करते हैं। इनमें से वह बहुलक जिनका उपयोग बुलेट प्रूफ वस्तुओं को बनाने में किया जाता है तो ये केवलार तथा लेक्सान का है। निम्न में कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन देखना है। तो टेफ्लॉन तथा डेक्रॉन बहुलक है। नियोप्रीन संश्लेषित रबड़ है। पॉलीथीन पॉलीएथिलीन का बहुलक है।
तो 1 2 3 सभी सही हैं। ना चिपकने वाली कढ़ाई, नॉन स्टिक फ्राइंग कढ़ाई जो होती है के निर्माण में उपयोग किया जाता है टेफ्लॉन का। टेफ्लॉन क्या है? फ्लोरोकार्बन है टेफ्लॉन। इसका सामान्य नाम है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। टेफ्लॉन बहुलक है, टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक है। बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए उपयोग किया जाता है जिंक ऑक्साइड का। इनमें से पॉलीमर नहीं है तो कैप्रोलेक्टम जो है पॉलीमर नहीं है। नायलॉन, टेफ्लॉन और पॉलीस्टाइरीन ये सभी क्या है? पॉलीमर है। इनमें से कृत्रिम पदार्थ नहीं है। फाइब्रोइन जो है, फाइब्रोइन ये कृत्रिम नहीं है। लेक्सॉन, नियोप्रीन और टेफ्लॉन कृत्रिम है। फिनॉल का उपयोग बेकेलाइट के निर्माण में किया जाता है। बेकेलाइट बनता है फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड के संघनन से बनता है बेकेलाइट। इनमें से वह बहुलक जिसे जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता तो ये पीवीसी हैं। अब कार्बनिक अम्ल देखेंगे। फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड से अधिक तेज अम्ल है, ये सही है। फॉर्मिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है, तो दोनों ही कथन सही है लेकिन व्याख्या नहीं है। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के बाद मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण है लैक्टिक एसिड का संचय। नींबू खट्टा होता है साइट्रिक अम्ल के कारण। लैक्टिक अम्ल होता है दूध में, एसिटिक अम्ल होता है सिरका में, साइट्रिक अम्ल नींबू में होता है, ब्यूटारिक अम्ल जो होता है दुर्गंध युक्त मक्खन में होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल होता है नींबू में, माल्टोज जो है माल्ट में संबंधित है, लैक्टिक अम्ल दही में, फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी में होता है। अचार में एसेटिक अम्ल होता है, खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल, सेव में मौलिक अम्ल होता है, शीतल पेय एवं सोडा वाटर में कार्बोनिक अम्ल होता है। अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल है टार्टेरिक अम्ल। अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। फोटोग्राफी में प्रयोग होता है ऑक्जेलिक अम्ल। बेकिंग पाउडर के निर्माण में प्रयोग होता है टार्टेरिक अम्ल का। सिरका एक जलीय घोल है एसेटिक अम्ल का। सिरके का रासायनिक नाम एसेटिक अम्ल है। सत्य कथन देखेंगे। गन्ने के रस को किण्वित करने पर सिरका बनता है। सिरके में एसेटिक अम्ल उपस्थित होता है। सिरका एक परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त होता है। विस्फोटक पदार्थ अब देखेंगे। हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन, मीथेन एवं वायु तथा कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन गैस युग्मों में से वह मिश्रण जो खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोटों का कारण है तो ये मीथेन एवं वायु है। मीथेन और वायु मिलने से विस्फोट होता है। खानों में अधिकतम विस्फोट होते हैं मीथेन के साथ वायु मिलने से। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। ये इनमें से बताना है विस्फोटक नहीं है। इनमें से बताना है कि TNT, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, साइक्लो RDX कह लीजिए इसको, पोटेशियम क्लोराइड तथा नाइट्रोक्लोरोफॉर्म इनमें से विस्फोटक नहीं है तो ये नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है विस्फोटक नहीं है। TNT, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, RDX, पोटेशियम क्लोराइड ये सभी क्या है? विस्फोटक हैं। इनमें से बताना है कि वह विस्फोटक जिसका नाम नोबेल तेल है तो TNG जो है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन जो होता है ये नोबेल तेल भी है। ठीक है, नोबेल तेल होता है और विस्फोटक भी ये होता है। RDX आविष्कृत हुआ था तो ये हैनिंग ने किया था, हैनिंग के द्वारा। सत्य कथन है RDX एक विस्फोटक है। RDX का अन्य एक नाम है साइक्लोनाइट। ठीक है, इनमें से वह जिसे विस्फोटक के तरह से उपयोग करते हैं तो ये नाइट्रोग्लिसरीन है। नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संगठक के रूप में नहीं पाया जाता है, एमाटोल में नहीं पाया जाता है। डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रसायन है ग्लाइसेरॉल ट्राइनाइट्रेट। ठीक है, इनमें से विस्फोटक के उत्पादन में उपयोग किया जाता है ग्लिसरॉल का उपयोग किया जाता है विस्फोटक के उत्पादन में। ईंधन देखेंगे। ठीक है, कोल गैस, टार, कोक, पेट्रोलियम में से प्राकृतिक ईंधन पेट्रोलियम जो है प्राकृतिक ईंधन है। इनमें से ईंधनों में से स्वच्छतम ईंधन कौन है? प्राकृतिक गैस जो है स्वच्छतम ईंधन है। एल्कोहल, ईथर, वाटर गैस तथा प्राकृतिक गैस में जीवाश्म ईंधन कौन है? प्राकृतिक गैस जो है जीवाश्म ईंधन है। एल्कोहल, ईथर, वाटर गैस
तथा प्राकृतिक गैस में जीवाश्म ईंधन कौन सा है? तो एक प्राकृतिक गैस है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक होता है मीथेन। सही कथन देखना है। तो कोयले की राख में आर्सेनिक, सीसा और पारद होता है। कोयला संचालित विद्युत संयंत्र पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। भारतीय कोयले में राख की मात्रा अधिकतम होती है। यहाँ 1, 2, 3 तीनों आंसर सही था। नेक्स्ट देखेंगे, इनमें से अधिकतम ईंधन मान होता है तो हाइड्रोजन का होता है। ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता की माप है तो ये पेट्रोल की गुणवत्ता की माप है। सीटेन संख्या गुणवत्ता प्राचल के रूप में प्रयुक्त होती है डीजल के लिए। ऑक्टेन संख्या पेट्रोल के लिए और सीटेन संख्या जो है डीजल के लिए। डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन है तो ये डीजल की वाष्प और वायु। खाना बनाने में प्रयोग किया जाता है तो मीथेन का प्रयोग करते हैं। बायोगैस संयंत्र से निष्कासित वह गैस जो ईंधन के रूप में उपयोग होता है मीथेन है। बायोगैस में मुख्यतः होता है कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन। गोबर गैस बायोगैस में मुख्य तत्व है मीथेन। एक बायोगैस संयंत्र में होता है किण्वन प्रक्रिया। गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया ये डॉक्टर SV देसाई ने। बायोगैस का प्रमुख अव्यय है मीथेन। लिक्विड पेट्रोलियम गैस LPG के मुख्य अव्यय हैं इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। LPG का मुख्य आधार होता है ब्यूटेन होता है। हेक्सेन, पेंटेन, ब्यूटेन तथा मीथेन में LPG का मुख्य अव्यय कौन है? ये ब्यूटेन है। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त इंडेन गैस LPG एक मिश्रण होता है ब्यूटेन तथा प्रोपेन का। ठीक है। CNG में मीथेन और इथेन होता है। LPG में ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। कोल गैस में हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। वाटर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होता है। ठीक है। अब आगे देखेंगे, कथन और कारण दिया है तो कथन गलत है यहाँ पे। कारण जो है देख लीजिए, मीथेन जो है घरों तथा कारखानों में जलाने के लिए सीधे प्रयोग में लाया जा सकता है जहां वह पाइपलाइनों से उपलब्ध कराई जा सकती है। तो ठीक है, आर केवल यहाँ सही था। घरेलू LPG सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि ये LPG सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। सिलेंडरों में भरकर खाना पकाने वाली गैस की आपूर्ति की जाती है, तरल रूप में की जाती है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अव्यय मीथेन है। CNG है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। संपीड़ित प्राकृतिक गैस मुख्यतः मीथेन होता है। स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त CNG में मुख्यतः CH4 होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन देखना है। द्रवित प्राकृतिक गैस को अत्यधिक शीत, ताप तथा उच्च दाब में द्रवित किया जाता है जिसमें विशेष रूप से अभिकल्पित पात्रों में उसका संग्रहण तथा परिवहन सुसाध्य हो सके। केवल एक ही यहाँ पे सही है। गैसोहोल जो है एथिल एल्कोहल प्लस पेट्रोल होता है। गैसोहोल मिश्रण है गैसोलीन तथा एथेनॉल का। ठीक है। इनमें से बताना है सही कथन। तो कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। भूतापीय ऊर्जा एक अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन होता है। तो 1, 3, 4 यहाँ सही था। भट्टी तेल फर्नेस ऑयल के संदर्भ में सही कथन है तो सभी है। यह तेल परिष्करणीय रिफाइनरी का एक उत्पाद होता है। कुछ उद्योग इसका उपयोग ऊर्जा पावर के लिए करते हैं, पावर उत्पादन के लिए करते हैं। इसके उपयोग से पर्यावरण में गंधक का उत्सर्जन होता है। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है टेट्रा एथिल लेड का। टेट्रा इथाइल लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए, अपस्फोटन दर को बढ़ाने के लिए। ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रतिहिम के रूप में प्रयोग होता है एथिलीन ग्लाइकॉल। भारी वाहन में डीजल का उपयोग किया जाता है उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए। ऊष्मा इंजनों में कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है पेट्रोल इंजन में। मोटर कारों के अपेक्षाकृत नए मॉडलों की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करना है और इनमें से वह विशेषताएं जो मोटर कारों को अपेक्षाकृत नए मॉडलों को अधिक ईंधन दक्ष बनाती है। तो यहाँ पे हो जाएगा रेडियल टायर और बहुबिंदु ईंधन अंतःक्षेप और उत्प्रेरक परिवर्तन रेचक सहित। 1, 3, 4 था। नेक्स्ट देखेंगे, गाड़ियों को चलाने के लिए हाइड्रोजन गैस सुविधाजनक रूप से ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है।
यदि वह कम ताप पर किसी पदार्थ द्वारा शोषित हो ताकि वह निर्वातक द्वारा उत्पन्न तापमान पर मुक्त हो सके, तो भारत में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? हाइड्राइड है। शैवाल आधारित जैव ईंधनों के उद्योग के संवर्धन में विकासशील देशों की संभावित सीमाएं बताना है। ठीक है, तो इसमें जो सही है वो देख लीजिए। तो शैवाल आधारित जैव ईंधन उत्पादन को स्थापित करने और इंजीनियरिंग करने हेतु निर्माण पूरा होने तक उच्च स्तरीय विशेषज्ञता प्रौद्योगिकी की जरूरत होती है। आर्थिक रूप से व्यवहार उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर सुविधाओं की स्थापना की आवश्यकता होती है, जिससे पारिस्थितिकी एवं सामाजिक सरोकार उत्पन्न हो सकते हैं। केवल 2 और 3 था। नेक्स्ट देखेंगे खाद्य संरक्षण, पोषण और औषधि। खाने की वस्तुओं के परिरक्षण के लिए उपयोग होता है सोडियम बेंजोएट। फलों के रस को सुरक्षित करने के लिए सोडियम बेंजोएट का उपयोग करते हैं। इनमें से खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु प्रयुक्त होता है बेंजोइक अम्ल। ठीक है, सोडियम क्लोरेट, पोटेशियम परमैंगनेट, ब्लीचिंग पाउडर में से वह जो शाकनाशक है, ये सोडियम क्लोरेट जो होता है ये शाकनाशक होता है, क्लोरेट। आलू के चिप्स प्लास्टिक थैलों में संकुचित किए जाते हैं, तो ये किए जाते हैं नाइट्रोजन वातावरण में संकुलित किए जाते हैं। प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम करके। इनमें से वह समान प्रशीतक जिसको घरेलू परिस्थितियों में प्रयोग करते हैं, तो ये फ्रेऑन है। शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है, तो श्वसन दर को ह्रास होने के कारण ऐसा होता है। कोल्ड स्टोरेज में जो वस्तुएं रखी जाती है, फल सब्जी, इसके लिए। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग करते हैं ये एनिमल चारकोल है। शहद का मुख्य घटक फ्रक्टोज होता है, फल शर्करा कहते हैं। इनमें से सबसे मीठी चीनी जो होती है ये फ्रक्टोज ही होती है, फ्रक्टोज। कथन कारण देखेंगे, सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शर्करा अधिक मधुर होता है, ये सही है। प्रतीप शर्करा को सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है। दोनों कथन सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। बाजार में बिकने वाला एस्पार्टेम कृत्रिम मधुरक है। यह अमीनो अम्ल से बना होता है और अन्य अमीनो अम्ल के समान ही कैलोरी प्रदान करता है। फिर भी यह भोज्य पदार्थों में कम कैलोरी मधुरक के रूप में इस्तेमाल होता है। उसके इस इस्तेमाल का आधार क्या है? तो एस्पार्टेम जो है सामान्य चीनी से कई गुना अधिक मीठा होता है, अतः थोड़े से एस्पार्टेम में बने भोज्य पदार्थ ऑक्सीकृत होने पर कम कैलोरी प्रदान करते हैं। खाद्य परिरक्षक फल पकाने वाले पदार्थ पुनः प्रयुक्त प्लास्टिक के पात्र और प्रसाधन सामग्री में से जिसमें ट्राइक्लोसन के विद्यमान होने की सर्वाधिक संभावना है, तो इसके लंबे समय तक उच्च स्तर के प्रभावन में रहने को हानिकारक माना जाता है। तो ये प्रसाधन सामग्री, ठीक है, प्रसाधन सामग्री में जो चीज़ें प्रयोग होती है हानिकारक होता है। एस्प्रिन मिलती है एक पेड़ से। एस्प्रिन है क्या है? एंटीपायरेटिक एवं एनाल्जेसिक है, एनाल्जेसिक। एस्प्रिन शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है। पोटेशियम ब्रोमाइड होता है। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं जीवाणुओं से। रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। दूध उदाहरण है इमल्सन पायस का। इनमें से कोलाइड नहीं है। शहद जो है कोलाइड नहीं है। दूध को एक रूप होमोजीनाइज किया जाता है। इसके वसा कणों को सेंट्रीफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदलकर किया जाता है। खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है लैक्टिक अम्ल के कारण। वह अम्ल जो दूध से दही बनाने के दौरान बनता है, तो ये लैक्टिक अम्ल है। प्राचीन काल से दही जमाने की प्रक्रिया जिस जीव की आवश्यकता होती है जीवाणु होता है। लौंग में पाया जाने वाला सारभूत तेल जो है यूजोनॉल है। इनमें से जेली बनाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त फल है ये अमरूद है। जेली बनाया जाता है अमरूद का। कार्बनिक खाद्य पदार्थ हमारे लिए बेहतर माने जाते हैं क्योंकि ये बिना कृत्रिम खादों एवं कीटनाशकों के उपयोग किए उगाए जाते हैं। कार्बनिक। चलिए आगे देखते हैं अपमार्जक। वे तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होते हैं, तो ये है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, ये सभी होते हैं। ठीक है, इनमें से
साबुन बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? वनस्पति तेल का प्रयोग करते हैं साबुन बनाने में। साबुन ग्रीस को हटाता है पायसीकरण द्वारा। कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, बिस्मुथेट और सल्फोनेट में से कपड़े साफ करने में, तो इस सल्फोनेट का उपयोग किया जाता है कपड़े साफ करने वाले डिटर्जेंट के रूप में। अपमार्जक क्या है? शोधन अभिकर्ता होता है। अपमार्जक मैले कपड़ों से सरलतापूर्वक तेल एवं गर्द निकाल देता है, तो ये सही है। यहाँ पे देखेंगे कृत्रिम प्रक्षालक कठोर जल में अधिक झाग बना सकता है, ये सही है। कृत्रिम प्रक्षालक कठोर जल के साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील लवण बनाता है, इसीलिए। तो दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी दे रहा है। इनमें से सही कथन देखेंगे। कपड़े धोने के चूर्ण में अपमार्जक में सोडियम सल्फेट तथा सोडियम सिलिकेट इसलिए मिश्रित किए जा सकते हैं कि चूर्ण जो है शुष्क रहे और चूर्ण की क्षारीयता जो है बनी रहे, इसलिए। अब नेक्स्ट देखेंगे कथन कारण है। पौधों की फास्फोरस आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रासायनिक उर्वरक आवश्यक है, ये सही है। 1 मीट्रिक टन जैव खाद मुश्किल से 2 से 3 किलो फास्फोरस की आपूर्ति करता है, दोनों ही कथन यहाँ पे सही है। गेहूं की खेती के लिए उपयोग करेंगे नाइट्रोजन उर्वरक का। इनमें से वह तत्व जो उर्वरक उपलब्ध नहीं कराता है ये हाइड्रोजन है, जबकि नाइट्रोजन, क्लोरीन, फास्फोरस ये उर्वरक उपलब्ध कराता है। पादप पोषक तत्व है और कार्य इसके नत्रजन वृद्धि एवं विकास में काम आता है, फास्फोरस जड़ के विकास में, पोटेशियम स्टोमेटा के खुलने का एवं बंद होने का नियंत्रण करता है, बोरॉन जो है रोग प्रतिरोधकता है। ठीक है, इनमें से वह उर्वरक जो मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है ये अमोनियम सल्फेट है जो मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है। यूरिया क्या है? एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंट होता है लगभग 46.7% होता है। यूरिया में उपस्थित तत्व होता है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CHNO। यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है एमाइड के रूप में। इनमें से वह उर्वरक जो 20 डिग्री सेल्सियस पर जल में अपेक्षाकृत अधिक घुलनशील है, तो ये यूरिया है। ठीक है, यूरिया जो है जल में 20 डिग्री सेल्सियस पर जल में अपेक्षाकृत अधिक घुलनशील होता है। ठीक है, भारत में रासायनिक उर्वरकों के संदर्भ में सही कथन देखना है, तो सही देख लीजिए। अमोनिया जो यूरिया बनाने में काम आता है वो प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है, ये सही है। सल्फर जो फास्फोरिक अम्ल उर्वरक के लिए कच्चा माल है वह तेल शोधक कारखानों का उपोत्पाद होता है, 2 और 3 यहाँ पे सही है। 1 किलोग्राम नत्रजन की आपूर्ति के लिए आवश्यक यूरिया होती की मात्रा 2.2 किलोग्राम है। अब आगे देखेंगे इसके कृषि में नाइट्रोजनी उर्वरकों के अत्यधिक अनुपयुक्त उपयोग के प्रभाव के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ मिट्टी की अम्लता में बढ़ोतरी हो सकती है और भौम जल जो ग्राउंड वाटर होता है में नाइट्रोट का लीचिंग हो सकता है। ठीक है, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वो है नाइट्रेट। यूरिया उर्वरक के उत्पादन में उपयोग किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनिया का। भारत सरकार कृषि में नीम आलेपित यूरिया के उपयोग को प्रोत्साहित करती है क्योंकि नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है। DAP में फास्फोरस तथा नाइट्रोजन पाया जाता है, तो लगभग 18% नाइट्रोजन और 46% जो है फास्फोरस पाया जाता है। इनमें से मिश्रित उर्वरक है NPK एक मिश्रित उर्वरक है। इनमें से वह रासायनिक उर्वरक जो नहीं है, तो सोडियम सल्फेट नहीं है, यूरिया, सुपरफास्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट ये सभी रासायनिक उर्वरक हैं। फसलों में पर्णीय छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त एवं प्रचलित उर्वरक यूरिया है। ह्यूमस उदाहरण है जैविक कोलाइड का। इनमें से हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त होता है फसल ये सनई होता है, सनई। नेक्स्ट है सही सुमेलित है नील हरित शैवाल, ये धान खेत में पाया जाता है। राइजोबियम लेग्यूमिनिसेरम मटर संबंधित है। एजेटोबैक्टर ये गेहूं से संबंधित है। अब देखेंगे विविध। ठीक है, तो 2022 का रसायन क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है कैरोलिन R बर्तोजी को, मार्टिन मेल्डल एवं
के बैरी शार्पलेस को दिया गया था। 21 का नोबेल पुरस्कार बेंजामिन लिस्ट एवं डेविड मैकमिलन को दिया गया था। 19 का लिथियम आयन बैटरी को विकसित करने के लिए नोबेल पुरस्कार रसायन का दिया गया था। ओजोन, अब देखेंगे कथन कारण, ओजोन जल के सूक्ष्म जीवों को मार देती है, ओजोन रेडियो एक्टिव नहीं है। दोनों कथन सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन एलिथ्रीन होता है। फायर अलार्म में उपयोग होता है फोटोसेल का। इनमें से बताना है अग्निशामक में काम आती है कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है अग्निशामक में काम आती है। आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रियता से पैदा होता है। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। वह यौगिक जिसका उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में करते हैं तो एल्युमिनियम सल्फेट का। इनमें से मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में प्रयोग करते हैं पायरेथ्रम को करते हैं। मच्छर कॉइल में प्रयोग होने वाला पायरेथ्रिन जो होता है एक बीजीय पौधे से प्राप्त होता है। चूहे मारने का जहर जिस रासायनिक पदार्थ से बनता है वह पोटेशियम साइनाइड है। ठीक है, इनमें से वह जो चूहा विष के रूप में प्रयोग होता है तो जिंक फास्फाइड का उपयोग होता है चूहा विष के रूप में। रोडेंटिसाइड वह रसायन है जिसका प्रयोग किया जाता है चूहे नियंत्रण के लिए। एल्युमिनियम फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है कीटनाशक, धूमा और चूहा नाशक के रूप में। इनमें से शाकनाशक जो होता है सोडियम क्लोरेट होता है। नेक्स्ट देखेंगे डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन DDT जो होता है ये क्या होता है, ये जो होता है एक अजैव अपघटनीय प्रदूषक होता है। समस्थानिक C614 जो है संबंध है फॉसिल जीवाणु के आयु निर्धारण से। कार्बन की बात हो रही है, कार्बन पद्धति। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण के लिए किसका प्रयोग करते हैं तो कार्बन 14 का प्रयोग करते हैं। कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है फॉसिल्स की उम्र निर्धारित करने के लिए। रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिससे मापा जाता है चट्टानों की उम्र। पृथ्वी की आयु का मापन यूरेनियम विधि द्वारा किया जाता है। एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है 1000 किलोग्राम CO2 के। इनमें से वह जो पराबैंगनी किरणों को विच्छेदन कर सकता है तो क्रूक्स कांच जो होता है पराबैंगनी किरणों को विच्छेदित कर सकता है। ब्रिट भारत सरकार कार्यरत है समस्थानी प्रौद्योगिकी के साथ। इनमें से वह जो यशद पुष्प कहलाता है जिंक ऑक्साइड को यशद पुष्प कहते हैं। ठीक है, फिलोसोफर उल कहा जाता है इसको। मूत्रालयों के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का कारण अमोनिया है। मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध का कारण अमीनो यौगिक है ट्राइमेथिल एमीन है अमीनो यौगिक। ठीक है, अब आगे देखेंगे। आगे ये है ब्रुकवेन नेशनल लेबोरेटरी के वैज्ञानिक दल जिसमें भारतीय वैज्ञानिक भी सम्मिलित थे। इन्होंने एंटी हीलियम केंद्रक के रूप में सबसे भारी एंटी द्रव्य उत्पन्न किया था। तो एंटी द्रव्य उत्पन्न करने की विविक्षाएं हैं, इसमें देखिए सही कथन है। तो यह एंटी द्रव्य से निर्मित तारों और आकाश गंगाओं के होने की संभावना की जांच करने में सहायक होगा और यह ब्रह्मांड के विकास की समझ विकसित करने में सहायक होगा। वह रसायन जो कृत्रिम बादल बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है सिल्वर आयोडाइड सही सुमेलित है। नीला तोता कवकनाशी होता है। इओसिन जो है लाल स्याही में होता है। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा के लिए है और जिंक फास्फाइड कृंतकनाशी रोडेंटनाशी होता है। हॉर्न सिल्वर सिल्वर क्लोराइड को कहा जाता है हॉर्न सिल्वर। फिलोसोफर उन जो है जिंक ऑक्साइड को कहते हैं। ठीक है, इनमें से मीथेन जिस ग्रह के वायुमंडल में उपस्थित है तो ये मंगल तथा बृहस्पति में स्थित है। लोहा हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। सीसा संचायक बैटरी में पाया जाता है। चांदी का उपयोग फोटोग्राफी में करते हैं। तांबा जो है तड़ित चालक में होता है। मॉर्फिन का उपयोग करता है एनाल्जेसिंग करने में। सोडियम केरोसिन तेल में रखा जाता है। बोरिक अम्ल एंटीसेप्टिक होता है। जर्मन सिल्वर जो होता है मिश्र धातु है। भविष्य की धातु टाइटेनियम को कहा जाता है।
मैग्नीशियम आतिशबाजी में काम आता है। यूरेनियम परमाणु बम के लिए। टंगस्टन इलेक्ट्रिक बल्ब से संबंधित है। जिंक जो है गैल्वेनीकरण करता है। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड है। ठीक है, इनमें से शुष्क धुलाई में प्रयोग करते हैं, तीनों का प्रयोग करते हैं। कौन कौन? पेट्रोल, बेंजीन और एल्कोहल। ठीक है, पेट्रोल, बेंजीन, एल्कोहल तीनों का प्रयोग शुष्क धुलाई में करते हैं। लाल स्याही बनाई जाती है योसिन से। इनमें से रंग जो सोडियम क्रोमेट द्वारा आपूर्त होता है, तो लाल रंग जो होता है ये होता है। वह रसायन जिसके कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है, स्ट्रोंसियम है। सही सुमेलित है। एसीटोन जो है नाखून पालिश जो अपसारक होता है इसमें पाया जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड ये अग्निशामक में। हाइड्रोजन परऑक्साइड घावों की मरहम पट्टी के लिए। द्रव अमोनिया प्रशीतक में। केवलार है संश्लेषित रेशा में उपयोग करते हैं। टेक्सोल कैंसर रोधी दवा है। जिंक फास्फेट जो है एरोडेंट नाशी होता है। नाइट्रोसेलुलोज जो है विस्फोटक होता है। पोटेशियम क्लोरेट माचिस में पाया जाता है। मैग्नीशियम डाइऑक्साइड शुष्क सेल में। सल्फ्यूरिक एसिड संसायक सेल में पाया जाता है। यूरेनियम का उपयोग परमाणु बम बनाने में करते हैं। ठीक है, इनमें से माचिस बनाने में प्रयोग करते हैं फास्फोरस का। दिया स्लाइस के निर्माण में उपयोग करते हैं लाल फास्फोरस का। वह तत्व जिसको वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः दीप्त हो जाता है, ये श्वेत फास्फोरस है। कार्बन नैनो ट्यूब बनाई थी सुमियो आइजीमा ने बनाई थी। सुमियो आइजीमा ने। भारत में निम्न ताप ऊष्मीय विलवनीकरण सिद्धांत पर आधारित प्रतिदिन 1 लाख लीटर अलवण जल उत्पादन के लिए प्रथम विलवनीकरण संयंत्र प्रारंभ किया गया है कवरत्ती में। भारत में प्रमुख जल विलवनीकरण संयंत्र स्थित है लक्षद्वीप एवं चेन्नई में। क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कार्य करता है कैल्शियम फास्फेट। इनमें से मृदा से संबंधित है तो इडेफिक जो है मृदा से संबंधित होता है। पौधों की वृद्धि के संबंध में पोटेशियम, जिंक, बोरॉन और क्लोरीन में सब में से मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन होता है? तो पोटेशियम जो होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है। द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी को क्रायोजेनिक्स कहा जाता है। धूम्र पर्दे युद्ध में छिपने एवं शत्रु को छलने के लिए प्रयोग करते हैं तो धूम्र पर्दे जो बनते हैं ये टाइटेनियम ऑक्साइड के अति सूक्ष्म कणों के कोलाइडी प्रकीर्णन से बनते हैं। ठीक है, इनमें से सही कथन देखना है तो चारों सही है। विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था चार्ल्स डार्विन ने। जब दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी तत्व के नाभिक की रचना करते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहा जाता है। ड्राई आइस जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। टेलीफोन की खोज ग्राहम बेल ने किया था। सभी सही था। शुष्क सेल में विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग करते हैं अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। एक शुष्क सेल आवेशित नहीं की जा सकती है, ये केवल सही है। एक सूखी सेल में पाया जाता है रासायनिक ऊर्जा पाया जाता है। ठीक है, इनमें से सोडियम सल्फेट, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, पोटेशियम नाइट्रेट विद्युत अपघट्यों के विलयन में से कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। अम्ल जिसका उपयोग कार बैटरी में करते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल है। ठीक है, टॉर्च लाइट, विद्युत छूरक, सेवर आदि साधनों में समानतः प्रयोग होता है। प्रयुक्त आवास बैटरियों में इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयोग होता है। इलेक्ट्रोड के रूप में ये आपका हो जाएगा निकेल और कैडमियम। निकेल और कैडमियम। सही कथन देखेंगे तो सही कथन है कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है क्योंकि यह नमी को अवशोषित करता है। सीडी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का उपयोग करते हैं। टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक्स रसोई के सामान की कोटिंग करने के लिए करते हैं। एक्रेलिक को कृत्रिम ऊन भी कहा जाता है। ठीक है, सुमेलित है फ्रेओन का प्रशीतक के रूप में। टेट्रा एथिल लेड एंटी नॉक एजेंट के रूप में उपयोग करते हैं। बेंजीन हेक्साक्लोराइड कीटनाशी होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक होता है। एस्पार्टिम क्या होता है? कृत्रिम मधुरक होता है। नियोप्रीन संश्लेषित रबड़ होता है। बेनाड्रिल जो है प्रतिहिस्टेमिन होता है। पोटेशियम ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में करते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट बारूद बनाने में। पोटेशियम सल्फेट उर्वरक में करते हैं। मोनो पोटेशियम टार्टरेट जो है बेकरी में किया जाता है उपयोग।
सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग अम्ल वर्षा के लिए, फ्लोराइड प्रदूषण दांत को प्रभावित करता है। मिथाइल आइसोसाइनेट भोपाल गैस त्रासदी में जो हुआ था, ओजोन रिक्तता, चर्म कैंसर इससे होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे फेनिल का प्रयोग एक घरेलू रोगाणुनाशी के रूप में करते हैं। फेनिल जो होता है एक फिनॉल उत्पन्न है और फिनॉल एक प्रभावी रोगाणुनाशी होता है। दोनों सही है और दोनों ही सही कथन है और व्याख्या भी कर रहा है। इनमें से बताना है सही कथन किस लिए। कोक स्टील या लोहे के उत्पादन में भट्टी के स्फोटन के लिए मिलाए जाने वाले चार्ज की सामग्रियों में से एक है। तो इसका कार्य क्या है? अपचायक के रूप में क्रिया करना और ऊष्मा की पूर्ति के लिए ईंधन के रूप में कार्य करना इसका काम है। अब सुमेलित है दिवस और तिथि देखेंगे। नेशनल टेक्नोलॉजी दिवस 11 मई को होता है। वर्ल्ड फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को। नेशनल स्पोर्ट्स दिवस 29 अगस्त को। नागासाकी दिवस जो होता है 9 अगस्त को होता है। संयुक्त राष्ट्र ने 2011 को नाम उद्देशित किया था अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान वर्ष के रूप में। अल्मा अटा घोषणा लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल से संबंधित है। हेग समझौता जो था ये अंतर्राष्ट्रीय बाल अपहरण के नागरिक पहलुओं से संबंधित है। तलानोआ संवाद वैश्विक जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। अंडर 2 गठबंधन नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से संबंधित है। इसका लक्ष्य रखा गया था अंडर 2 गठबंधन में। भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 2 से 3 दिसंबर 1984 की रात को। बिस्फेनॉल जो होता है ये खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है। बिस्फेनॉल जो चिंता का कारण है, जिस प्रकार के प्लास्टिक के उत्पादन में एक संरचनात्मक मुख्य घटक है, ये पॉलीकार्बोनेट है। इनमें से वह देश जिसने गैसोलीन में इथेनॉल मिश्रित करना कानूनन अनिवार्य बना दिया है, ब्राज़ील है। सही कथन है कुछ धात्विक ऑक्साइडों के परासूक्ष्म कण प्रसाधन सामग्री कॉस्मेटिक्स के निर्माण में काम आते हैं। कुछ वाणिज्यिक उत्पादों के परासूक्ष्म कण जो पर्यावरण में आ जाते हैं मनुष्यों के लिए असुरक्षित हैं। ताम्र प्रगलन के संयंत्रों के बारे में चिंता का कारण है, तो ताम्र मल जो होता है कॉपर स्लैग होता है, पर्यावरण में कुछ भारी धातुओं के निक्षालन का कारण बन सकता है और वे सल्फर डाइऑक्साइड को एक प्रदूषक के रूप में निर्मुक्त कर सकता है। ठीक है, इनमें से वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन साइनाइड जो है ये वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है। पेट्रोल और डीजल के अधूरे जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। ठीक है, इनमें से वह जिस अम्ल की मात्रा वर्षा में अधिक होती है, तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की मात्रा होती है। प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव क्या होता है? ओजोन होता है। ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ये BOD किसके लिए एक मानक मानदंड है? जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन गैसों का ग्लोबल वार्मिंग के प्रति अपेक्षित योगदान है। तो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, फिर CH4, फिर N2O, फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। भारत सरकार के राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रम के अंतर्गत सभी जगहों पर नियमित मॉनिटरिंग के लिए चिन्हित किया गया है। तो सल्फर डाइऑक्साइड को, नाइट्रोजन ऑक्साइड को, निलंबित कणीय पदार्थ को और सूक्ष्म कणीय पदार्थ को। ठीक है, तो इतना ही। चलिए, तो ये रसायन विज्ञान आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं।